नमस्कार दोस्तों, 2 दिसंबर 1984 को भोपाल की एक रात लोग दिन भर का अपना काम करके थक हार के सो रहे थे। कुछ लोग जिनकी ड्यूटी रात में होती है वो भी अपना काम हर रोज की तरह ईमानदारी से कर रहे थे। कुछ लोग भोपाल को आ भी रहे होंगे तो कुछ काम या घूमने के सिलसिले में भोपाल से बाहर भी जा रहे होंगे। हर कोई अपने जीवन में हर दिन हर रात की तरह व्यस्त था। मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भोपाल भी इस देश के दूसरे शहरों की तरह 2 दिसंबर को अपना जीवन आराम से गुजार रहा था। लेकिन भोपाल तो क्या, भारत ने भी नहीं सोचा होगा कि देश में एक ऐसी दुर्घटना होगी कि लाशों के ढेर लग जाएंगे। जिधर भी देखोगे लाशें ही लाशें नजर आएंगी। जी हाँ, 2 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर 1984 को हुई भोपाल गैस त्रासदी दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक है। इस दुर्घटना की भीषणता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि इन 2 रातों में ही करीब 16,000 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। इस त्रासदी ने ऐसे जख्म दिए हैं जिनका इलाज आज भी भारत ढूंढ रहा है। हजारों महिलाओं के सुहाग उजड़ गए। किसी ने अपना बेटा तो किसी ने अपना भाई खोया। हर रोज शान से जी रहा भोपाल उस रात ठहर सा गया। जिन लोगों ने ये सब अपनी आंखों से देखा आज भी वो उस दर्द को याद करके कांप उठते हैं। उस रात सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि लगभग 3 से 4 हजार जानवरों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। ये दुर्घटना भोपाल में कार्बाइड कॉरपोरेशन की एक कंपनी से लगभग 45 टन खतरनाक मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के लीक होने से हुई थी। जो भी इस जहरीली गैस के संपर्क में आया या तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा या बाद में उसे अपंग या फिर अंधा बनकर रहना पड़ा। जब ये फैक्ट्री चालू हुई तब लोगों को लगा कि उनके जीवन में खुशहाली के दिन आएंगे, उनको रोजगार मिलेगा, उनकी आर्थिक हालत में सुधार होगा। लेकिन यही फैक्ट्री एक दिन मौत का तांडव करेगी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। भारत के इतिहास में ये एक काला अध्याय है जिसकी भरपाई इस दुनिया का कोई भी शख्स कभी नहीं कर सकता। देखिए इस वीडियो को कि किस तरह से लोग मर रहे हैं, किस तरह लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, लाशें जल रही हैं, हर तरफ बस लोग रो रहे हैं। हम लोग गैस निकली। तो अभी आपको क्या परेशानी है? ये गठन आ गई, कैंसर बन गया। जो लोग बच गए वो बहुत दर्द के साथ जीते हैं। उनका कहना है कि अगर हम भी उसी दिन मर जाते तो लाख गुना बेहतर होता। इस महिला का दर्द सुनिए। आज भी वहां पर अधिकतर अपंग ही पैदा हो रहे हैं। कोई कह रहे हमारा पति नहीं है, कोई कह रहे हमारी बीवी नहीं है, कोई कह रहे हमारे बच्चे नहीं है, कोई कह रहे हमारा परिवार पूरा बिछड़ा। अब शुरू करते हैं शुरुआत से कि ये सब आखिर हुआ कैसे। फर्टिलाइजर बनाने के लिए इस कारखाने का निर्माण कराया गया था। नवंबर 1984 तक कारखाने में जो भी सुरक्षा उपकरण लगे थे ना तो वो ठीक हालात में थे और साथ ही सुरक्षा नियमों को भी ताक पर रख दिया गया था। स्थानीय समाचारों के पत्रकारों की एक रिपोर्ट के अनुसार कारखानों में सुरक्षा के लिए रखे गए सारे दस्तावेज अंग्रेजी में थे, जबकि कारखानों में काम करने वाले लोगों को ज़्यादातर अंग्रेजी का ज्ञान तक नहीं था। साथ ही पाइप की सफाई करने वाले हवा के वेंट ने भी काम करना बंद कर दिया था। समस्या ये थी कि टैंकों में उनकी क्षमता से ज़्यादा गैस भरी गई थी और जो गैस का तापमान 20 डिग्री था जबकि नियमों के अनुसार 4.5 डिग्री होना चाहिए था। और तो और बिजली के बिल की वजह से फ्रीजिंग प्लांट भी बंद कर दिए गए थे। मतलब नियमों को ताक पर रखकर सब कुछ मनमानी तरीके से चल रहा था। ये जो केमिकल फैक्ट्री आपकी नज़रों के सामने है ये 1969 में कीटनाशक बनाने के लिए भोपाल में लगाई गई थी। यूनियन कार्बाइड कंपनी जो अमेरिका की कंपनी है उसने ये फैक्ट्री भारत की मदद से भोपाल में डाली थी। यूनियन कार्बाइड कंपनी का इसमें शेयर 50.9% था जबकि 49.1% भारत और इसके इन्वेस्टर का था। 2 दिसंबर की रात को 9 बजे वर्कर्स एक रूटीन वर्क पे थे और केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट की जांच कर रहे थे। मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि MIC के टैंक केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट के पास ही थे।
केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट के पाइप ब्लॉक्ड हो चुके थे तो उन्हें पानी डालकर साफ करने की कोशिश की जा रही थी। बस यही एक चूक हुई। यही पानी डालना बहुत ज़्यादा गलत हो गया, क्योंकि पानी गलती से मिथाइल आइसोसाइनाइड के टैंक में चला गया और MIC ने फिर जो पानी के साथ खतरनाक रिएक्शन की और उससे जो त्रासदी हुई उससे तो आप सब वाकिफ हो ही चुके हैं। अब बात यह है कि MIC टैंक अलग थे और केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट के पाइप अलग, तो MIC टैंक में पानी आया तो आखिर आया कैसे? केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट में होल्स लगाकर ऐसे सफाई करने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कुछ दिन पहले ही कंपनी ने इन दोनों यूनिट को जंपर से कनेक्ट कर दिया था ताकि कर्मचारी अपना काम आसानी से कर सकें। लेकिन इन सब को करने से पहले कंपनी को 2 बार सोच लेना चाहिए था, क्योंकि जंपर लाइन ने MIC स्टोरेज टैंक को पूरी फैक्ट्री से कनेक्ट कर दिया था और टैंक में पानी जाने का खतरा बढ़ा दिया था। अब या तो MIC स्टोरेज टैंक आइसोलेटेड होता तो उसमें पानी जाने का खतरा नहीं रहता, और अगर पानी नहीं जाता तो गैस कभी लीक ही नहीं होती। और फिर ऐसी जगह जहां पानी नहीं जाना चाहिए उसे रोकने के लिए दुनिया भर की कंपनियों में एक काम और किया जाता है, उसे कहते हैं सेफ्टी कनेक्ट, जिसमें 2 पाइपों के बीच में एक सेफ्टी कनेक्ट को लगा दिया जाता है ताकि एक पाइप की सफाई करते वक्त पानी दूसरे पाइप में ना जा पाए। लेकिन कंपनी ने ये लगाया ही नहीं, और कारण था सिर्फ कॉस्ट को कम करना। और एक कारण ये भी था कि इस कंपनी के प्रोडक्ट की सेल काफ़ी कम हो रही थी, इसलिए कंपनी ने अपना प्रोडक्शन काफ़ी कम भी कर दिया था और सेफ्टी से पूरा का पूरा ध्यान हटा लिया था। और अगर कोई भी पार्ट खराब हो जाता तो फर्जी क्वालिटी के साथ उसको रिप्लेस किया जाता था। उस रात इस कंपनी में MIC के टोटल 3 टैंक थे, E610, E611 और E619। E619 को इमरजेंसी के लिए खाली रखा गया था, लेकिन E610 और E611 में लगभग 75% तक लिक्विड MIC भरा हुआ था, जबकि सेफ्टी के हिसाब से इन दोनों टैंकों में सिर्फ 50% ही भरा जाना चाहिए था। 75% तो अलाउ ही नहीं था, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी डाली जाती है। अब हुआ यूं कि करीब रात 9:30 बजे तक जब केमिकल प्रोसेसिंग यूनिट की सफाई चल रही थी, तभी एक्सीडेंटली टैंक E610 में पानी घुस गया और अगले कुछ घंटों में E610 टैंक में लगभग 500 लीटर पानी घुस चुका था। लगभग 12 बजे जब वर्कर्स की आंखें जलने लगी तो उन्होंने कंट्रोल रूम को फ़ोन किया, लेकिन मेंटेनेंस की इस कंपनी ने धज्जियां उड़ा के रखी हुई थी। अब लिक्विड MIC और 500 लीटर पानी के बीच में जो रिएक्शन हुआ उससे हाई टेम्परेचर बना, जिससे टैंक के ऊपर जो कंक्रीट का फर्श डाला हुआ था वो भी फटने लगा। फुल प्रेशर से गैस पाइप से होते हुए चिमनी से होते हुए खुले आसमान में निकल गई। उस समय भोपाल की पॉपुलेशन लगभग 8.5 लाख थी और अधिकतम पॉपुलेशन इस कंपनी के आसपास ही रहती थी। उस दिन भोपाल की किस्मत इतनी ख़राब थी कि जिस दिन ये गैस लीक हुई उस दिन हवा का रुख भोपाल मेन सिटी की ओर था। हो सकता है कि अगर उस दिन हवा का रुख किसी और दिशा में होता तो ना जाने कितनी जाने उस रात बच जाती। इस कंपनी के पास में ही एक रेलवे स्टेशन था और एक जयप्रकाश नगर था। फैक्ट्री में काम करने वाले अधिकतर मजदूर जयप्रकाश नगर में ही रहते थे। अब पास में होने के कारण सबसे ज़्यादा मौतें इन्हीं इलाकों में हुई थीं। जब गैस लीक हुई तब सर्दी के दिन थे। कुछ लोग जो रजाई में मुंह ढककर सो रहे थे उन पर गैस का थोड़ा कम असर हुआ, लेकिन जो बेचारे मुंह निकालकर रजाई से बाहर सो रहे थे वो तो सोते ही रह गए। अब मदद के लिए जब लोग भागने लगे तब सबसे पास में 2 हॉस्पिटल थे, एक जयप्रकाश नगर मेडिकल कॉलेज और एक हमीदिया हॉस्पिटल, और 3 बजते बजते इन दोनों हॉस्पिटलों के परिसरों में लाशों के ढेर लगना शुरू हो चुके थे। अब डॉक्टर्स को भी खुद नहीं पता था कि इनका इलाज क्या किया जाए। उनको नहीं पता था कि कौन सी गैस लीक हुई है जिसके आधार पर इनको गोलियां दी जाएं।
रिपोर्ट्स तो ये भी कहती है कि डॉक्टर मरीज को तसल्ली देने के लिए झूठी गोलियां दे रहे थे। पोस्टमार्टम की हालत भी इतनी खराब थी कि 8 से 10 मौतों में सिर्फ एक का ही पोस्टमार्टम कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि इतना बड़ा कांड हो जाने के बाद भी कंपनी में सायरन नहीं बजाया गया, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर थे ताकि शहर में और ज़्यादा अफरा तफरी ना मच जाए। अब तो ये आप सब जानते ही हो कि अगर सरकार के द्वारा जो मौतें होती हैं तो मौत का आंकड़ा काफ़ी कम करके दिखाया जाता है। सरकार के द्वारा मात्र 3000 मौतें ही दिखाई गई थीं, जबकि एनजीओ और डॉक्टर्स की रिपोर्ट ये कहती है कि तब लगभग 16000 मौतें हुई थी और इस वजह से अब तक लगभग 30000 मौतें हो चुकी हैं। और इस गैस के संपर्क में लगभग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 5.5 लाख लोग आए थे और इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो अब तक देखे जा रहे हैं। उस समय भी बहुत से लोग अंधे हो गए थे और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी गलती से बच गई तो उसका बच्चा या तो पेट में ही मर गया या फिर अपंग पैदा हुआ। हादसे के बाद यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन ने 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मुआवजा दिया। हालांकि पीड़ितों ने ज्यादा मुआवजे की मांग के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद कुछ दोषियों को भी सजा हो चुकी थी। मामले का जो मुख्य आरोपी था वो था उस कंपनी का अध्यक्ष वारेन एंडरसन। सबसे दुख बात यह है कि उसे कभी सजा नहीं हो पाई और उस रात जब ये दुर्घटना घटी तब राजनीति ने उसे चुपचाप ही इस देश से अमेरिका निकाल दिया था। मतलब राजनीति भारत की इतनी गंदी है कि उसकी वजह से इस देश में 30,000 मौतें हो जाती हैं और इस देश की राजनीति उसे इस देश से चुपचाप दूसरे देश में निकाल देती है। भोपाल की एक अदालत ने कंपनी के 7 अधिकारियों को इस मामले में 2 साल की सजा सुनाई। 1 फरवरी 1992 को भोपाल कोर्ट ने एंडरसन को फरार घोषित कर दिया और उसके खिलाफ 1992 और 2009 में गैर जमानती वारंट भी जारी किया, मगर उसकी गिरफ्तारी कभी नहीं हो पाई। सितंबर 2014 में एंडरसन की मौत हो गई और इस मामले में इस वजह से उसको कभी सजा हो ही नहीं पाई और रीजन था सिर्फ राजनीतिक। अगर राजनीतिक रीज़न नहीं होता तो वो कभी देश से जाता ही नहीं और इसी देश में उसको सज़ा होती। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।